परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं दूसरी वीडियो के साथ। तो ये क्लास नोट्स मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हरियाणा आपको दिखा देता हूँ। ये एक बार हरियाणा है, ये हरियाणा का उत्तर है। उत्तर में हरियाणा की हिमाचल प्रदेश है और पूर्वी साइड में दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी ये आपके है। उत्तराखंड तो उत्तर पूर्व साइड में माना जाएगा, दिल्ली यूपी पूर्व साइड में मानी जाएगी और पंजाब और जो चंडीगढ़ है आपका वो उत्तर पश्चिम भाग में है और जो राजस्थान है वो दक्षिण पश्चिम भाग में है। अगर मैं हरियाणा की आकृति के बारे में बात करता हूँ तो हरियाणा की आकृति विषमबाहु है, जबकि भारत की आकृति की बात करते हैं तो भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। हरियाणा का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको शिवालिक मैदान बोलते हैं। शिवालिक के नीचे जो है उसको गिरिपाद मैदान बोलते हैं। गिरिपाद के नीचे जो है उसको जलोढ़ मैदान बोलते हैं। और इस साइड में सिरसा की साइड में अनकाई दलदल है। तो इनके बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, शिवालिक पर्वत श्रृंखला की अगर ऊंचाई की बात पूछ लिया जाए, श्रृंखलाओं की ऊंचाई की बात पूछ ली जाए तो वो 900 से लेके 2300 मीटर है। शिवालिक जो है वो हिमालय का ही पार्ट है। हिमालय के 3 पार्ट है, एक ग्रेट हिमालय, एक मध्य हिमालय और एक शिवालिक। तो हरियाणा के अंदर हिमालय का कौन सा भाग आया हुआ है तो शिवालिक भाग हरियाणा के अंदर आया हुआ है। और शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई हरियाणा के अंदर 900 से लेकर 2300 मीटर है। इसी शिवालिक के अंदर करो नाम की चोटी है मोरनी पहाड़ियों में पंचकुला के अंदर, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। लेकिन अगर श्रृंखलाओं की बजाय केवल शिवालिक की ऊंचाई पूछ ली जाए तो वो 400 से 600 मीटर तक होगी बच्चों। ठीक है, अगर मैं ऊंचाइयों की बात करता हूँ तो इसमें फिर इसके बाद गिरिपाद मैदान की ऊंचाई पूछ ली जाती है। तो गिरिपाद की मैदान की ऊंचाई आप लोग 300 से लेके 375 मीटर मानोगे। 300 से लेके 375 मीटर गिरिपाद की। और अगर आप लोगों से घग्गर यमुना मैदान पूछ लिया जाए कि घग्गर यमुना मैदान जो है वो कितना है, वो 93.76% है। 93.76% घग्गर यमुना मैदान। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो जलोढ़ मैदान है वो कितना है तो वो 220 से लेके 280 मीटर तक है उसकी ऊंचाई। ठीक है, और सबसे कम ऊंचाई का जो क्षेत्र है वो अनकाई दलदल माना जाता है हरियाणा के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद बोल रहा है कि जो उत्तर पूर्व भाग है आपका, उत्तर पूर्व भाग जो है वो शिवालिक है। और शिवालिक कहाँ कहाँ फैला हुआ, पंचकुला के अंदर, अंबाला के अंदर, यमुनानगर के अंदर। और इस भाग में जो नदी बहती है वो कौन कौन सी बहती है, घग्गर नदी बहती है, मारकंडा बहती है, टांगरी नदी बहती है और सरस्वती नदी बहती है। ये नदियाँ यहाँ पे बहती है बच्चों। तो नेक्स्ट आपके पास गिरिपाद मैदान के बारे में। गिरिपाद मैदान जो है वो घग्गर और यमुना नदी है उसके बीच का जो क्षेत्र है वो गिरिपाद मैदान है। और ये गिरिपाद मैदान यमुनानगर से अम्बाड़ा और पंचकुला यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, और ये 25 मीटर लंबी एक चौड़ी पट्टी है गिरिपाद मैदान की, जो यमुना नदी से घग्गर नदी के बीच में है। और इसके अंदर जो क्षेत्र आते हैं वो पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, ये आते हैं घग्गर नदी जहाँ जहाँ पे बहती है। पंचकुला के अंदर बहती है, अम्बाला के अंदर बहती है, कैथल के अंदर बहती है, फतेहाबाद बहती हुई फिर राजस्थान की साइड में चली जाती है। और यमुना नदी के बारे में अगर आप बात करते हैं तो यमुना नदी ऊपर यमुनानगर से पानीपत, करनाल, ठीक है, और इस साइड से फिर दिल्ली होती हुई पलवल के हसनपुर से होती हुई यूपी में चली जाती है। घग्गर यमुना मैदान मैंने आपको बता दिया 93.76% है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि जो गिरिपाद मैदान है इस पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पाए जाने वाले खड्डों को चो कहते हैं। तो 2 शब्द गिरिपाद मैदान से संबंधित है, एक तो घर और एक चो। घर जो है वो स्थानीय भाषा में कहते हैं और यहाँ पे पाए जाने वाले खड्डों को चो कहते हैं। और इस मैदान की ऊंचाई मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, 300 से लेकर 375 मीटर। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, शिवालिक श्रृंखलाओं की जो ऊंचाई पूछ ली जाए तो वो 900 से लेकर 2300 मीटर है। और अगर आप लोगों से शिवालिक की श्रृंखलाओं की बजाय केवल शिवालिक की पूछ ली जाए आप लोगों से तो शिवालिक की ऊंचाई है 400 से 600 मीटर।
और गिरिपाद मैदान की 300 से 375 मीटर और जो जलोढ़ मैदान की 220 से 280 मीटर। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना बच्चों, चोटांग नदी और सरस्वती नदी गिरिपाद मैदान में बहती है। उसके बाद है जलोढ़ मैदान। ये जलोढ़ मैदान ऊंचे क्षेत्र है बच्चों, इनको बांगर प्रदेश कहा जाता है, बांगर प्रदेश। और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? अंबाला के अंदर, यमुनानगर के अंदर, कैथल के अंदर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार। यहाँ पे बाढ़ नहीं आती क्योंकि ये ऊंचे क्षेत्र हैं। शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में अरावली तथा अरावली तक यमुना और घग्गर नदियों के मध्य विस्तृत यह उच्च भूमि क्षेत्र जलोढ़ मैदान कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था, ये शिवालिक मैदान हो गया, ये गिरिपाद मैदान हो गया और नीचे जलोढ़ मैदान हो गया। और यहाँ पे आपका अरावली है और ये आपका शिवालिक है। तो शिवालिक और अरावली के बीच का क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है घग्गर नदी के मध्य, ये आप लोगों का जलोढ़ मैदान हो गया बच्चों। और जलोढ़ मैदान की जो ऊंचाई है वो कितनी आपको बताइए? 220 से 280 मीटर के बीच है। यह क्षेत्र में मारकंडा नदी बहती है, सरस्वती बहती है, चोटांग बहती है, इनका परवा क्षेत्र बच्चों ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। उसके बाद अगला भाग है बालू के टीले युक्त मैदान। ये जो पश्चिम साइड के अंदर है, इसकी ऊंचाई 3 से 15 मीटर है बालू के टीले युक्त मैदान की। और ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर यहाँ तक फैला हुआ है। राजस्थान से जो गर्म हवाएं आती है वो इस मैदान के अंदर बालू का स्तूपों का निर्माण करती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क पवनों द्वारा कच्छ की ओर से लाई गई मिट्टी, कच्छ ये गुजरात की साइड में है, यहाँ से मिट्टी जो लाई जाती है उनसे कुछ निक्षेप बन जाते हैं, विशाल क्षेत्र बन जाते हैं, जिनको बालू का टीले कहते हैं। तो आपके सामने क्या क्या शब्द आया अभी तक? आपके सामने एक तो घर शब्द आया है, एक चो आया है। घर तो आपको बता दिया है, गिरिपाद को स्थानीय भाषा में कहते हैं घर, और चो वहाँ पाए जाने वाले खड्डों को कहते हैं। और एक बालू का स्तूप आए हैं, तो बालू का स्तूप भी किससे संबंधित है? इसी भाग से संबंधित है। और बालू का क्षेत्र, बालू का टीले, ये भी इसी भाग से संबंधित है बच्चों। उसके बाद इन टीलों के मध्य जो नीचे स्थान है उनको ताल कहते हैं, ताल पाए जाते हैं, जिनमें वर्षा ऋतु में जल भर जाता है और अस्थायी छिछली झीलें बन जाती हैं, जिन्हें ठूंठ या बावड़ी कहते हैं। राजस्थान के अंदर सुना होगा आप लोगों ने बावड़िया, तो ये ताल और बावड़ी शब्द भी आ गया है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगली बात, तरंगित बालू मैदान, जो मैंने आपको बताया था 93.76% भाग है तरंगित बालू मैदान। और तरंगित बालू मैदान के बारे में क्या बता रहा है? यह मैदान राज्य में कम विस्तृत है, थोड़े क्षेत्र में विस्तृत है। और कहाँ कहाँ है ये भी बता देता हूँ मैं, महेंद्रगढ़ के अंदर, रेवाड़ी के अंदर और गुरुग्राम के अंदर। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, तरंगित बालू मैदान कहाँ कहाँ है। इसका निर्माण वायु के निक्षेप क्रिया से हुआ है। इसमें कहीं कहीं गड्ढे भी मिलते हैं जिसमें वर्षा ऋतु के दौरान पानी भर जाता है बच्चों। उसके बाद अगला जो मैदान है वो आपके पास है अनकाई दलदल। हरियाणा के पश्चिम जिला जो सिरसा है के दक्षिण भाग में अनकाई दलदल पाई जाती है। यह राज्य का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग है, जो समुद्र तल से लगभग 200 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम, थोड़ा सा साहित्य है क्योंकि कई चीज़ों का कम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाए। हरियाणा में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांगरू बोली जाती है। और बांगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बांगर का शाब्दिक अर्थ है उच्च भूमि, शुष्क भूभाग। और बांगर मैंने आपको बता दिया था, जलोढ़ मैदान को बांगर ही कहते हैं एक प्रकार से। बांगर कहाँ कहाँ है? हिसार के अंदर, रोहतक के अंदर, करनाल के अंदर, एडजेक्ट्रा और भी है, लेकिन मुख्य अगर पूछ लिया जाए तो हिसार, रोहतक और करनाल। खड़ी बोली जो कोरवी का एक रूप है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो यमुनानगर के अंदर, अम्बाड़ा के अंदर और जगाधरी के अंदर। ठीक है। और ब्रज भाषा ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? पलवल और फरीदाबाद के अंदर बोली जाती है ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा से संबंधित कौन थे? सूरदास। सूर साहित्य की रचना है सूरदास, सीही गांव में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो उसका आंसर क्या होता बच्चों? जैन प्रकाश। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? जैन प्रकाश। और जिसको किसने छापा था? जियालाल जैन ने। जिसको जियालाल जैन के संपादक में हुआ था ये जैन प्रकाश 1885 में। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? राष्ट्रीय
समाचार पत्र तो हरिभूमि था, ठीक है। या हरियाणा का राष्ट्रीय समाचार पूछ लिया जाए या माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र पूछ लिया जाए तो दैनिक हरिभूमि होगा। और 5 सितंबर 1996 को 5 सितंबर 1996 1996 को ये प्रकाशित हुआ था, रोहतक से प्रकाशित हुआ था दैनिक हरिभूमि, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि संदेश नामक समाचार पत्र किसका है, तो संदेश है वो पंडित नेकीराम शर्मा का है, 1930 में प्रकाशित किया गया था उर्दू भाषा में। और हरियाणा तिलक किसका है, तिलक भगवान श्री राम को लगता है तो श्री राम शर्मा का है हरियाणा तिलक। और हरियाणा तिलक श्री राम शर्मा कहाँ से संबंधित है, झज्जर से संबंधित है, और ये भी एक उर्दू का ही अखबार है। और अगर मैं हरियाणा केसरी की बात पूछ लूँ, हरियाणा केसरी ये 1958 में प्रकाशित हुआ था भिवानी से बनारसी दास गुप्ता के संचालन में। लेकिन अगर कहा जाए कि हरियाणा केसरी किसे कहते हैं तो वो नेकीराम शर्मा को कहते हैं बच्चों। यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं तो इसमें और आगे क्या है बच्चों, आगे है 1889 मतलब 1990 से पहले की बात कर रहा है, क्योंकि 1991 में तो LPG की नीति आई थी, लिबराइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे सही 2 साल पहले की बात कर रहा है 1989। बाबू कन्हैयालाल के द्वारा जाट समाचार पत्र गुरुग्राम से प्रकाशित किया गया था। और 1916 लखनऊ समझौता भी हुआ था 1916 में, आपको बता देता हूँ 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे, जो 1916 लखनऊ समझौते में आ गए थे, इकट्ठे एक मंच पे आ गए थे। और 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट पहली। उसके बाद जाट गजट 1916 में प्रकाशित किया गया था, उर्दू साप्ताहिक पत्र था, छोटू राम के द्वारा रोहतक में प्रकाशित किया गया था ये, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। धन्यवाद।